नमस्ते दोस्तों, इंसानों के पास आज एक ऐसी टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करके आज हम बारिश को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जिसका नाम है क्लाउड सीडिंग। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके इस्तेमाल से शायद आने वाले सालों में हम ड्राउट जैसी समस्या को भी हल कर पाएंगे। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसकी मदद से आज हम कहीं भी और कभी भी बारिश करवा सकते हैं, चाहे कोई सिटी हो, जंगल हो या फिर सूखा रेगिस्तान। सोशल मीडिया पर क्लाउड सीडिंग अभी काफी ट्रेंडिंग पर चल रहा है। क्यों? पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीर है दुबई सिटी की, जहां पर एक दिन में इतनी ज्यादा बारिश हुई जितनी पिछले 75 साल में नहीं हुई थी, और इसके पीछे लोग क्लाउड सीडिंग को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आखिरकार क्या है क्लाउड सीडिंग? क्या ये इतना ज्यादा डेंजरस है? क्या कई सारे देश इसे एज अ वेपन यूज कर रहे हैं? आइए दोस्तों समझते हैं क्लाउड सीडिंग को इस वीडियो में बड़े गहराई से। क्लाउड सीडिंग को समझने से पहले हमें बारिश कैसे होती है एंड क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं वो समझना पड़ेगा। हम सभी ने स्कूल में वाटर साइकिल एंड 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को पढ़ा है। हम जानते हैं कि वाटर 3 स्टेट्स में मौजूद होता है, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। जब भी लिक्विड पानी गैस में कन्वर्ट होता है तो उसे हम वेपराइजेशन कहते हैं, और अगर वही पानी गैस से वापस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसे हम कंडेंसेशन के नाम से जानते हैं। और अगर लिक्विड पानी सॉलिड यानी कि बर्फ में तब्दील हो जाता है तो उसे हम फ्रीजिंग कहते हैं। और दोस्तों यही 3 रिएक्शंस हमें वाटर साइकिल में देखने को मिलती है। जब भी सूरज की गर्मी से नदी, तालाब या फिर समंदर में मौजूद पानी गर्म होता है तो वेपराइजेशन की मदद से वाटर वेपर बनती है और वो हवा से हल्की होती है। इसकी वजह से वो एटमॉस्फेयर में ऊपर चढ़ने लगती है। और हमें पता है कि जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाने लगते हैं, हवा ठंडी होने लगती है। एक टाइम पर एटमॉस्फेयर की हवा ऊपर इतनी ज्यादा ठंडी हो जाती है, हवा में मौजूद वाटर वेपर कंडेंस होना स्टार्ट होती है, यानी कि कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है एंड वाटर वेपर छोटी छोटी माइक्रो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। और अगर हवा और भी ज्यादा ठंडी हुई तो यही माइक्रो ड्रॉपलेट्स आइस क्रिस्टल्स बन जाती है। एंड दोस्तों यही चीज को हम बादल कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम जो एटमॉस्फेयर में बादल देखते हैं वो और कुछ नहीं बल्कि कंडेंस हुआ पानी होता है। और मेनली हमें 2 तरीके के बादल देखने को मिलते हैं। एक है आइस क्रिस्टल से बना हुआ बादल एंड दूसरा है वाटर से बना हुआ बादल। आइस क्रिस्टल से बना हुआ बादल एटमॉस्फेयर में काफी ऊपर होता है और उसका शेप भी काफी अनइवन होता है, जबकि पानी से बना बादल एटमॉस्फेयर में नीचे बनता है और उसका शेप भी स्पेसिफिक होता है। जैसे जैसे समय बीतता है, क्लाउड्स में मौजूद आइस क्रिस्टल्स एंड वाटर ड्रॉपलेट्स एक साथ मर्ज होने लगते हैं और बड़े होने लगते हैं। एक समय ऐसा होता है कि वाटर ड्रॉपलेट्स एंड आइस क्रिस्टल इतने बड़े हो जाते हैं कि क्लाउड उनका वजन ढो नहीं पाता और वो नीचे गिरने लगते हैं। और अगर नीचे का एटमॉस्फेयर ठंडा हुआ तो हमें स्नोफॉल देखने को मिलता है, और अगर नीचे का एटमॉस्फेयर गर्म हुआ तो हमें बारिश देखने को मिलती है। एनीवेज, क्लाउड सीडिंग की बात करूँ तो ये टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा पुरानी नहीं है। इसकी डिस्कवरी हुई थी साल 1946 में यूएसए के केमिस्ट एंड मीटियोलॉजिस्ट डॉक्टर विंसेंट शेफर एंड इरविंग लैंगमोरे के द्वारा। ये दोनों साइंटिस्ट एयरक्राफ्ट आइसिंग पर रिसर्च कर रहे थे, तब उन्होंने एक्सीडेंटली इस टेक्निक का इजाद किया था। 1946 में वो लोग किसी और चीज का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने एक आइस बॉक्स लिया। जब उन्होंने उस आइस बॉक्स में ब्रीथ इन ब्रीथ आउट किया तो उनको एक नेचुरल फिनोमेना देखने को मिला। दोस्तों शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें भी काफी सारी वाटर वेपर होती है, और हम सबने उसे महसूस भी किया है। जब हम विंटर में बाहर जाते हैं और हम सांस छोड़ते हैं तो हमें धुआं देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों वो एक्चुअली में धुआं नहीं होता है। जो हम सांस छोड़ते हैं उसमें से जो वाटर वेपर निकलती है वो इंस्टेंटली कंडेंस हो जाती है हवा ठंडी होने की वजह से, इसीलिए हमें धुआं देखने को मिलता है। और दोस्तों ऐसा ही कुछ देखने को मिला डॉक्टर विंसेंट को उस आइस बॉक्स में। तो उन्होंने ये सोचा तो क्या हो अगर इस कोल्ड बॉक्स को मैं और ज्यादा ठंडा कर दूं। तो उन्होंने इस चीज को करने के लिए ड्राई आइस का इस्तेमाल किया। ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है जिसका टेम्परेचर -78 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जब उन्होंने ड्राई आइस को कोल्ड बॉक्स में रखा और ब्रीथ आउट किया तो उनको एक चमत्कार देखने को मिला। जो भी वाटर वेपर थी वो इंस्टेंटली आइस क्रिस्टल्स में बदल गई। और दोस्तों यही चीज मैंने आगे भी समझाई थी कि कंडेंसेशन कैसे वर्क करता है। डॉक्टर विंसेंट को पता चल गया था कि उन्होंने एक रिवोल्यूशनरी मेथड को इजाद कर लिया है। 13 नवंबर 1946 को डॉक्टर विंसेंट ने एक प्लेन लिया जिसमें उन्होंने 2.5 kg ड्राई आइस को लोड किया एंड न्यूयॉर्क के मैसेच्यूसेट्स के ऊपर के बादलों में उन्होंने लिटरली ड्राई आइस को डाल दिया। और दोस्तों चंद मिनटों पे वहाँ पर स्नोफॉल होना स्टार्ट हो गया, और इसी तरह क्लाउड सीडिंग की मेथड को इजाद किया गया था। इतना ही नहीं दोस्तों, डॉक्टर विंसेंट के कलीग साइंटिस्ट जिनका नाम था बर्नार्ड वॉनेगेट, उन्होंने एक और मेथड ढूंढ निकाली क्लाउड सीडिंग की। उन्होंने बेसिक केमिस्ट्री पर ध्यान दिया, कंडेंसेशन पर। उन्होंने ये कहा
कि वाटर वेपर को कंडेंस होने के लिए एक सॉलिड सरफेस चाहिए। अगर वाटर वेपर को सॉलिड सरफेस नहीं मिलेगी तो वो कंडेंस नहीं होगा। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जब भी हमको एक मिरर पर ब्रीथ आउट करते हैं तो आपने देखा होगा कि वो मिरर एकदम से हेजी हो जाता है। ये और कुछ नहीं दोस्तों, जो भी हमारे मुंह से वाटर वेपर निकली होती है वो कंडेंस होकर उस मिरर पर चिपक जाती है। आपने विंटर्स में ये नोटिस भी किया होगा कि हमारी कार्स एंड घर के शीशों पर एक पानी की परत चढ़ जाती है, और ये दोस्तों कुछ नहीं, वाटर वेपर कंडेंस होकर हमारे शीशों पर लग जाती है। और ये फिनोमेना हमें बाथरूम के शीशों पर भी देखने को मिलती है। दोस्तों आपके मन में ये सवाल तो जरूर आएगा कि एटमॉस्फेयर में कोई भी सॉलिड सरफेस तो होती नहीं है, तो हवा में वाटर वेपर कैसे कंडेंस होती है? तो इसका सिंपल आंसर ये है कि हवा में मौजूद डस्ट पार्टिकल्स, क्रिस्टल्स, पोलर्स की वजह से हवा में मौजूद वाटर वेपर कंडेंस होने लगती है। एंड इसी बेसिक केमिस्ट्री को बर्नर्ड ने ध्यान में लिया था। उन्होंने ये सोचा कि मैं कुछ ऐसे केमिकल का इस्तेमाल करूंगा जिससे कि कंडेंसेशन की प्रोसेस भी स्पीड अप हो जाए एंड वाटर वेपर को एक सॉलिड सरफेस भी मिले। तो इसके लिए उन्होंने सिल्वर आयोडाइड को चुना, जो कि मॉइस्चर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। एंड दोस्तों ये मेथड भी काफी सक्सेसफुल रही। उसके बाद दोस्तों दुनिया में कई सारे देशों ने क्लाउड सीडिंग पर ऑपरेशंस किए एंड एक्सपेरिमेंट्स किए। कुछ साल पहले 2021 में यूएई ने भी एक नया एक्सपेरिमेंट किया था, जिनमें उन्होंने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने ड्रोन्स को लोअर एल्टीट्यूड पर उड़ाया और वहां पर हवा को इलेक्ट्रिक शॉक देना शुरू किया, जिससे कि हवा इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाए एंड कंडेंसेशन स्पीड अप हो जाए। इंडिया में भी 1984-87 एंड 1993-94 में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी क्लाउड सीडिंग की टेक्निक को इस्तेमाल किया था, क्योंकि उस वक्त ड्राउट्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। दुनिया भर में क्लाउड सीडिंग के ऑपरेशंस हुए और इसका फायदा भी उठाया। उन्होंने ये भी जाना कि क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल सिर्फ बारिश को लाने के लिए नहीं, बल्कि बारिश को रोकने के लिए भी किया जा सकता है। कैसे? एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपके शहर में एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है और उसी दिन बारिश होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो क्लाउड सीडिंग की मदद से हम उस इवेंट के दिन को बारिश होने से बचा सकते हैं। यानी कि इवेंट शुरू होने के 2-3 दिन पहले अगर क्लाउड सीडिंग हवा में करी जाए तो हवा में मौजूद ह्यूमिडिटी एंड वाटर वेपर को कम किया जा सकता है। यानी कि इवेंट से 2-3 दिन पहले अगर क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया जाए आसपास के एरियाज में, तो वहां पर 2-3 दिन बारिश पहले करवाई जा सकती है, जिससे हवा में मौजूद ह्यूमिडिटी एंड वाटर वेपर को कम किया जा सकता है एंड इवेंट के दिन वहां बारिश नहीं होगी। एंड दोस्तों एक्चुअली में ऐसा किया गया था चाइना में 2008 में, जब चाइना में बीजिंग ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी थी। उस दिन बारिश होने के चांसेस थे, तो उन्होंने 2-3 दिन पहले क्लाउड सीडिंग करवाई, जिसकी वजह से बीजिंग में काफी सारी बर्फ पड़ी 2-3 दिन पहले। साल 2020 में सिडनी इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन साइंस सेंटर ने एक प्रोजेक्ट चलाया जिसका नाम था मरीन क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट। ये मेनली चलाया गया था ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के कोस्ट पर, जहाँ पर कोरल रीफ्स पाए जाते हैं। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कोरल रीफ्स की ब्लीचिंग को रोकने के लिए किया था। उन्होंने माइक्रोस्कोपिक सॉल्ट वाटर ड्रॉपलेट्स का यूज किया, जिसकी वजह से वो कोरल रीफ्स पर क्लाउड्स बने, जिससे कि सनलाइट को रिफ्लेक्ट किया जा सके। तो आप सोचेंगे कि क्लाउड सीडिंग के इतने सारे बेनिफिट्स है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इसके नुकसान नहीं होंगे। क्लाउड सीडिंग के रिलेटेड बहुत बड़ा कंसर्न उठाया जाता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड हेल्थ इम्पैक्ट का। लेकिन क्लाउड सीडिंग रिलेटेड जितने भी रिपोर्ट्स एंड रिसर्च हुई है, उससे तो यही पता चलता है कि क्लाउड सीडिंग का कोई भी एनवायरमेंटल साइड इफेक्ट नहीं है। अगर इस टेक्निक को हम ध्यान से समझे तो हमें पता चलेगा कि हम कोई आर्टिफिशियली क्लाउड या फिर आर्टिफिशियली रेन नहीं बना रहे हैं, हम नेचुरल प्रोसेस को ही स्पीड अप कर रहे हैं। यानी कि कंडेंसेशन की प्रोसेस को ही हम स्पीड अप कर रहे हैं, जिससे कि एनवायरनमेंट को कोई इम्पैक्ट नहीं होता। दूसरी बात रही सिल्वर आयोडाइड जैसे जहरीले केमिकल्स की, तो क्लाउड सीडिंग में सिल्वर आयोडाइड इतने सीधे कम मात्रा में यूज होता है, जिससे कि हमारे ऊपर एंड एनिमल्स पर इसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता। दोस्तों सवाल ये भी है, क्या हम क्लाउड सीडिंग का वॉर में इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसका जवाब मैं देना चाहूंगा कि हाँ। एक्चुअली में 1967-72 में जब यूएसए एंड नॉर्थ वियतनाम के बीच वॉर चल रही थी, तब यूएसए ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसका नाम था ऑपरेशन पॉपॉय। इस ऑपरेशन ने यूएसए ने क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया था वियतनाम पर, जिससे कि वियतनाम में मॉनसून की सीजन को एक्सटेंड किया जा सके। और इसकी वजह से वियतनाम में मॉनसून तकरीबन 30 से 45 दिन एक्सटेंड हुआ एंड बहुत सारी बारिश भी हुई, जिसकी वजह से मिलिट्री सप्लाई एंड सोल्जर्स के पास जो सप्लाई पहुंचती है वो ठप हो गई थी। और दोस्तों यही एक इंसिडेंट है जब क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल वॉर में किया गया था। और बात रही दुबई में हुई बारिश की,
तो इसके पीछे मेनली कारण बताया जाता है क्लाइमेट चेंज की वजह से। दुबई की गवर्नमेंट ने भी ऑफिशियली जारी किया कि उन्होंने कोई भी क्लाउड सीडिंग का ऑपरेशन नहीं किया था बारिश से पहले। एंड साइंटिस्ट ने भी यही कहा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इतनी ज्यादा बारिश देखने को मिली दुबई में। एनीवेज, तो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो क्लाउड सीडिंग की टेक्निक इतनी कोई रिवोल्यूशनरी टेक्निक नहीं है। क्यों? क्योंकि हम क्लाउड सीडिंग से नंबर ऑफ बारिश की साइकिल्स को नहीं बढ़ा सकते, लेकिन इसका एक एडवांटेज ये है कि जहाँ पर बारिश नहीं हो रही वहाँ हम क्लाउड सीडिंग की मदद से बारिश करवा सकते हैं। हम कोई आर्टिफिशियल क्लाउड या फिर आर्टिफिशियल रेन तो बना नहीं सकते। दोस्तों, क्लाउड सीडिंग की एक लॉजिकल प्रॉब्लम भी हम सोच सकते हैं, जैसे कि एक ऐसा एरिया ले लीजिए जहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा कम होती है, और जब हम वहाँ पर क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल करते हैं तब वहाँ बारिश बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जो बादल में पानी था वो कम हो जाता है, और वो जो ड्राउट एरिया से आगे बहुत ज्यादा बारिश होती थी वहाँ पर बारिश कम होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि बादल में ऑलरेडी पानी कम हो चुका है। तो जहाँ पर ज्यादा बारिश होती थी वहाँ कम बारिश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं क्लाउड सीडिंग के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।